गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम करेंगे भोजन के पाचन की कार्यकी के बारे में अध्ययन। ठीक है, पाचन की कार्यकी का अध्ययन निम्न चरणों में किया जाता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिक्षेपण। सर्वप्रथम हम बात करते हैं अंतर्ग्रहण की कि अंतर्ग्रहण क्या है। देखो, जीव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है जो इंसिजर दांतों से काट कर अपने भोजन को ग्रहण करता है और कुछ समय अगर हम बात करें तक भोजन जो है मुख गुहा में ही रहता है। मुख गुहा में अंतर्ग्रहण के बाद प्रीमोलर और मोलर दांत द्वारा भोजन को चबाया जाता है। भोजन को चबाना मुख गुहा में आते ही चालू हो जाता है। देखो, भोजन को चबाने की जो प्रक्रिया है वो मुख गुहा में आते ही शुरू हो जाती है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। चबाते समय भोजन के साथ श्लेष्मा और लार भी मिलाई जाती है। जब भोजन को चबाया जाता है तो भोजन में श्लेष्मा और लार मिल जाती है, जिसके कारण भोजन जो है चिकना लसलसा बन जाता है। और ये जीभ जो होती है ये भोजन को उलटने पलटने का काम करती है। अंतर्ग्रहण क्रिया में मनुष्य अपने हाथों का उपयोग कर भोजन को मुख गुहा में डालता है, मुंह में डालने की प्रक्रिया करता है। तो ये थी अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेने की प्रक्रिया कहलाती है अंतर्ग्रहण। बात करें इसके बाद पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन एक एंजाइमेटिक जल अपघटनीय क्रिया है जिसमें भोजन के बड़े व जटिल अणु जो हैं उन तोड़ करके छोटे और सरल अणुओं में अवशोषण योग्य अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। मनुष्य के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल पाए जाते हैं। इनमें से विटामिन, खनिज लवण और जल इनके अगर पाचन की आवश्यकता नहीं होती और ये सीधे क्या होते हैं, अवशोषित हो सकते हैं। परंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक है, इनके अगर हम देखिए पाचन जो है एंजाइम की उपस्थिति में होता है और इन्हें इनके मोनोमर अणुओं में मतलब इनके सरल पदार्थों में अणुओं में तोड़ा जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेंड में मतलब ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, वसा को वलसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है। इसी प्रकार जटिल अणुओं को सरलतम अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन। तो पाचन की परिभाषा में भी हमने ये पढ़ा था कि जो है जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। आगे देखिए कि आमाशय के विभिन्न भागों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया देखो किस प्रकार से होती है। सबसे पहला कदम देखिए मुख गुहा में किस प्रकार से पाचन होगा। तो देखो, मुख गुहा में पाचन लार के माध्यम से शुरू होता है। लार ग्रंथियों द्वारा लार को अगर हम देखिए स्त्रवण कहते हैं, लार ग्रंथियां लार का स्त्रवण करती हैं। लार का पीएच जो है वो हल्का अम्लीय होता है, 6.8 के आसपास। मनुष्य की मुख गुहा में प्रतिदिन लगभग अगर हम देखें 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्रवण होता है। इसमें टाइलिन या अल्फा एमाइलेज या लाइसोजाइम नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, लार में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया, विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, कार्बोनेट, ये सभी आयन जो हैं लार में पाए जाते हैं। टाइलिन जो है वो पॉलीसेकेराइड शर्करा स्टार्च को डाइसेकेराइड में बदलने का काम करता है। देखो, लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, मतलब स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, जल इसमें 99.5% होता है। तो यहाँ पे देखो एक इक्वेशन भी दी हुई है कि स्टार्च जो है टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति में 6.8 pH पर स्टार्च जो है वो माल्टोज डाइसेकेराइड एक प्रकार का उसमें परिवर्तित होता है, साथ में डेक्सट्रीन शर्करा बनती है। लगभग 30% स्टार्च इसी प्रकार से माल्टोज में अपघटित होता है। 100 का 30% जो है इसी प्रक्रम द्वारा जो है माल्टोज में अपघटित हो जाता है। और जो डेक्सट्रीन है ये डेक्सट्रीन में 3 से 9 जो ग्लूकोज कण उपस्थित होते हैं। बात करें लाइसोजाइम की, तो लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए जो है जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन में आने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने का काम लाइसोजाइम एंजाइम का होता है। ठीक है, इसके अलावा लार में बाइकार्बोनेट आयन भी पाया जाता है जो भोजन की अम्लता को क्या करता है, समाप्त करता है। इसके अतिरिक्त लार भोजन के साथ मिलकर के लुगदी में परिवर्तित होती है जिसे बोलस या निवाला कहते हैं। ठीक है, जब अगर हम देखिए भोजन में लार मिल जाती है तो वो भोजन जो है फिर बोलस कहलाता है। यह बोलस जो है एक अर्ध तरल ठोस पेस्ट के समान होता है जिसे निगलने में क्या होती है, आसानी होती है। जब भोजन में लार मिल जाती है तो भोजन को निगलना क्या होता है, आसान हो जाता है। ये बोलस जो है निगल द्वार ग्लोटिस जो है इससे इसोफेगस में प्रवेश करता है। अब देखो इस अगर हम देखें ग्रसनी में तो भोजन का कोई पाचन नहीं होता, उसके बाद ग्रसिका में प्रवेश करता है, परंतु ग्रासनाल में भी कोई भी पाचक रस नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर भी कोई पाचन नहीं होता। ठीक है, और भोजन सीधा जो है ग्रसिका से महाशय में प्रवेश कर जाता है। भोजन निकलने की क्रिया जो है वो डिग्लूटेशन कहलाती है। ठीक है, भोजन निगलने की प्रक्रिया को डिग्लूटेशन कहते हैं। भोजन को निगलना प्रारंभ में एक ऐच्छिक क्रिया है। देखो, शुरुआत में तो भोजन को निगलना एक ऐच्छिक क्रिया, आपकी इच्छा है कि आप भोजन को निगलेंगे नहीं निगले, परंतु जैसे भोजन को जीभ द्वारा ग्रसनी में धकेला गया तो अब ये अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया हो जाती है। ठीक है, एक बार भोजन जब ग्रसनी से नीचे चला गया तो फिर भोजन जो है अगर हम बात करें फिर जो है वो अनैच्छिक क्रिया होगी, फिर आप जो है उसको रोक नहीं सकते आगे जाने से। ठीक है, आप चाहें कि उसको आमाशय में रोक दूँ, छोटे हाथ में नहीं जाने दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। या आप चाहें कि मैं बस छोटे हाथ में इसको रोक दूँ, बड़ी हाथ में नहीं जाने दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है,
ये फिर अनैच्छिक क्रिया हो जाती है। मुख तक ये अगर हम देखें ऐच्छिक क्रिया, उसके बाद ये अनैच्छिक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण कोमल तालु ऊपर खिंच करके अंत नासा छिद्र बंद कर लेता है और एपिग्लोटिस घाटी डार को घाटी ढक्कन को बंद कर देता है और भोजन क्रमांकुंचन गति द्वारा सीधे ही ग्रासनाल से होकर के आमाशय में प्रवेश कर जाता है। यहाँ आमाशय का कॉर्डिक कपाट जो है, ये कॉर्डिक कपाट जो है आमाशय में आए हुए भोजन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा था। अब भोजन चला गया आमाशय में। बात करते हैं अब आमाशय में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया हुई। तो देखो, ग्रासनाल से भोजन जैसे ही आमाशय में पहुंचता है तो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। कौन से हार्मोन का? गैस्ट्रिन, जो जठर ग्रंथियों को जठर रस के स्त्रवण को प्रेरित करता है। इस जठर रस में 99% तो होता है जल और बाकी का HCl, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, जठर लाइपेज आदि एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसका जो pH होता है वो 1.8 होता है, ठीक है। जठर रस में सभी एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं। ध्यान रखना, ये जठर रस के अंदर सभी एंजाइम किस रूप में होते हैं? निष्क्रिय रूप में। एक बार फिर से देखो कि अगर हम बात करें, ग्रासनाल से भोजन जैसे ही आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में गैस्ट्रिन हार्मोन है वो निकलना शुरू होता है, ठीक है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जठर ग्रंथियों से निकलता है, आमाशय की ग्रंथियाँ या आमाशय ग्रंथियों से निकलता है और इन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। इस जठर रस में 99% जल, बाकी HCl, पेप्सिनोजन, रेनिन, प्रोरेनिन, ठीक है, ये सारे के सारे जो है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। इस जठर रस की pH का मान HCl के कारण अम्लीय होता है, 1.8 होता है और जठर रस में सभी एंजाइम जो है निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। बात करें आगे कि जो है HCl के कार्य के HCl जठर रस के निष्क्रिय एंजाइमों को क्या करता है? सक्रिय करता है। और जो है जैसे पेप्सिनोजन निष्क्रिय रूप में उसको पेप्सिन में परिवर्तित करेगा सक्रिय करके, प्रोरेनिन निष्क्रिय रूप में उसको HCl रेनिन में कन्वर्ट करेगा। ये भोजन को साथ आए हुए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। आमाशय में भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है 1.8 के आसपास। कॉर्डिक व पाइलोरिक कपाटों के खुलने को नियंत्रित करता है। टाइलिन लायर एमाइलेज के प्रभाव की प्रक्रिया को समाप्त करता है। कैल्शियम युक्त कठोर भाग व तंतु में भाग को अगर हम देखिए पाचन में सहायता करता है, मतलब कठोर ऊतकों को घोलने में सहायता कर रहा है। एंजाइम के सक्रिय होने से आमाशय में प्रोटीन के पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं तो आमाशय में प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतने करेंगे HCl के कार्यों तक। थैंक यू।